हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर भी रहे होंगे, अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। इसी के साथ हम भी अपने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका लास्ट पार्ट होने वाला है ये। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि अधिकारों के प्रकार, साथ ही अधिकार और जिम्मेदारियाँ ये क्या होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अधिकार क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, और हम इन्हें प्राकृतिक अधिकार क्यों बोलते हैं मानव अधिकार के बजाय। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था। आज हम समझेंगे कि अधिकार जो हैं कितने तरीके के हैं, कितने टाइप्स के हैं। तो अधिकार कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के हैं। पहला है हमारा राजनीतिक अधिकार, दूसरा है आर्थिक अधिकार, और तीसरा है सांस्कृतिक अधिकार। ये तीनों अधिकार ये तीनों हैं, ठीक है। अब हम पहला समझते हैं कि राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं। मतलब कि राजनीतिक अधिकार, जैसे कि हमने पीछे की वीडियोस में भी समझा है कि राजनीतिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार हमारा आता है वोट डालने का अधिकार। वो किसको मिलता है? 18 या 18 उम्र के ऊपर वाले व्यक्तियों को ये अधिकार मिलता है। जब आप 18 या 18+ हो जाते हो तब आपको ये क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है वोट डालने का, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। तो ये किस में आता है? ये राजनीतिक अधिकार में आता है कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसमें कानून के समक्ष बराबर, कि आपको कानून के सामने क्या है? इक्वल समझा जाएगा। आपके साथ ऐसा नहीं है कि लिंग को लेकर, जाति को लेकर आपके जो है उसको आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको कानून के सामने क्या है? एक बराबर माना जाएगा, एक इक्वालिटी दी जाएगी। इसी के साथ है राजनीति में हिस्सेदारी, कि अगर आप राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, उसमें हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं। वोट देना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप वोट दे सकते हैं। प्रतिनिधि चुनना, कि आप अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन सकते हैं। आपको जिस भी पार्टी का नेता अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि ये नेता काम का है, कामचोर नहीं है, तो उसको आप वोट दे सकते हैं। चुनाव लड़ना, अगर आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप क्या है? चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के बाद है राजनीति पार्टी बनाना, शामिल होना। अब ये जो राजनीति पार्टी बनाना है, ये अधिकार हमारे पास है तो सही, लेकिन ये थ्योरी पे तो ठीक लगता है ये अधिकार है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये अधिकार बहुत ही मतलब नाम के लिए है हमारे पास। क्यों? अब राजनीतिक पार्टी बनाना हम जैसे आम लोगों की बात नहीं है कि हम अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, चलो चलो राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और राजनीतिक में घुसने के लिए क्या है? अगर आप पार्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें आपका राजनीति से कनेक्शन होना चाहिए, पॉलिटिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, आपका राजनीति से संपर्क होना चाहिए। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड से आपको ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप राजनीति में घुस सकें। और राजनीति में अगर आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। चुनाव लड़ने के तो पैसे यहाँ लगते ही हैं, साथ ही चुनाव हारने के भी पैसे लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जब इलेक्शन में खड़े होगे, हारोगे, तो उसमें पैसे तो खर्च होंगे ही। आप अपनी पार्टी बनाओगे तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करोगे, रैलियाँ निकालोगे, उन कार्यकर्ता के लिए खाना पीना, टी-शर्ट्स, कैप्स, फ्लैग्स, इन सब चीज़ों पे खर्चा करोगे। तो ये क्या है? अब ये कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है कि आप थोड़े बहुत लोगों पे खर्चा किया और हो गया। नहीं, इसमें आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए क्या है? आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब जब आप रैलियाँ भी निकाल ली, कार्यकर्ता इतने सारे इकट्ठे कर लिए, अब आप जब इलेक्शन का टाइम पास आएगा तो आप क्या करोगे? कुछ लोग होते हैं जो वोटिंग के टाइम पे क्या करते हैं? वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर भी पैसा खर्च होता है। उससे पहले रैलियों में, लोगों में, खाने पीने में तो खर्च हो ही रहा है, अब वोट खरीदने में भी खर्च हो रहा है। तो इसमें क्या है? बहुत पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आम व्यक्ति पार्टी बनाएगा तो उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, नहीं, बहुत पैसे लगते हैं एक राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हो जाइए, आपकी इच्छा है, शामिल हो सकते हैं।
निष्पक्ष न्यायिक जांच, कि कोई भी क्या है, कोई भी जो जांच होगी किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस किसी भी चीज़ की सुनवाई होगी तो बिल्कुल निष्पक्ष होगी, पक्ष ना विपक्ष देखा जाएगा, बिल्कुल निष्पक्ष। मतलब कि जो सही होगा, जिसकी बात सही होगी, जिसका काम ठीक होगा, लगेगा कि हाँ ये जो है उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ये सही है, तो उसके क्या है, उसके पक्ष में बोला जाएगा। ये नहीं कि हर किसी के व्यक्ति के लिए बोल दिया जाएगा, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो भी उसी के हक में बोला जाएगा, नहीं, निष्पक्ष न्याय की जांच की जाएगी। विचारों की अभिव्यक्ति असहमति का अधिकार, कि आपको क्या है, विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है इसमें, कि आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब कि अगर किसी नेता का काम आपको पसंद नहीं आया, आपको लगता है कि उस नेता ने काम अच्छा नहीं किया है या कामचोर है या कुछ भी है, तो आप कुछ लोग होते हैं ना कि उस नेता का पुतला फूंक देते हैं, नेता का पुतला जला देते हैं, तो ये क्या है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं अपनी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये अधिकार आपको है कि अगर आपको किसी काम पसंद नहीं आ रहा नेता का, या आपको लग रहा है कि वो नेता कुछ गलत कर रहा है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पुतला जला के फूंक सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं कि हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा, अगली बार तुम्हारी सरकार गिरा देंगे हम। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आर्थिक अधिकार, अब देखो ये सारे अधिकार आपको मिले हैं, ठीक है, ये मिले हैं। अगर एक फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए होता है खाना, कपड़े, आवास, रहने के लिए घर चाहिए। जब उसके पास ये नहीं होगा, एक फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति के पास ये सब नहीं होगा, तो वो क्या करेगा इन अधिकारों का, कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। जब तक उसके पास ना रोज़गार है, ना कोई घर है, ना खाने पीने का कुछ वो है, तो उसके लिए ये अधिकार कोई मायने नहीं रखते। तो इसमें क्या है, ये आपके आर्थिक अधिकारों में आता है। इस चीज़ के लिए सरकार भी आपका ध्यान रखती है कि जैसे आपके पास खाना, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, ये होना चाहिए आपके पास। अगर ये सब नहीं होगा तो आप राजनीतिक अधिकार कहाँ से समझोगे, आप अपने वोट डालने का जो अधिकार आपको मिलता है उस चीज़ को कहाँ से समझोगे। ठीक है, तो वोट डालने का अधिकार है, इसको कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले हम अगर खुद ही वोट नहीं डालेंगे सही व्यक्ति को, फिर अगली बार हम क्या करते हैं, सरकार को कोसते हैं कि ऐसी सरकार है, ये वैसी सरकार है, ये कुछ करती नहीं है, तो हम सरकार को ही कोसते हैं, लेकिन अपनी गलती हम कभी खुद नहीं देखते। तो ये क्या है, आर्थिक अधिकार, मतलब कि आर्थिक स्थितियों को भी देखती है सरकार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास राजनीतिक अधिकार ही हैं, आर्थिक अधिकार हैं। जैसे कि सरकार क्या करती है कि लोगों के लिए रोज़गार लेके आती है अलग अलग तरीके से, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग नीतियाँ लेके आती है लोगों के रोज़गार के लिए, जैसे कि ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना। तो इसमें क्या है, व्यक्तियों को रोज़गार दिया जाता है। अब जब उन्हें रोज़गार मिलेगा, घर में पैसे आएंगे, तो थोड़े जो काम करेंगे तो फिर काम करेंगे, पैसे आएंगे, घर चलेगा, तो इससे क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत तो ठीक होगी। तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो अपने राजनीतिक अधिकार को समझ पाएंगे। अगर उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, घर रहने के लिए घर नहीं होगा, तो वो किस तरीके से समझ सकते हैं अपने अधिकारों को, समझेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या है, सरकार हमारे आर्थिक अधिकारों का भी ध्यान रखती है। जैसे कि पेंशन योजना भी है। अब जो ओल्ड एज लोग होते हैं, अब उनकी जो उम्र 60 साल की उम्र के आके काम तो कर नहीं सकते, काम कर पाएंगे नहीं, उनका जो बॉडी है वो इतनी काम करने लायक रहती नहीं है। तो उस टाइम पे वो कैसे करेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, अपना जो खाने पीने का जो भी है उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करती है कि सरकार उनको पेंशन देती है, कि आपको पेंशन दी जाती है एज के अकॉर्डिंग। तो अब उन्हें जब पैसे मिलेंगे तो वो आर्थिक अधिकारों में आता है कि सरकार आपका ध्यान रख रही है कि आपको वो पैसे दे रही है, तो आप उससे अपना खर्चा कर सकते हैं, खर्चा चला सकते हैं, जिससे कि आपको ये राजनीतिक अधिकार पाने में दिक्कत ना हो। तो सरकार क्या करती है, आपके आर्थिक अधिकारों का भी ध्यान रखती है। इसी के बाद है हमारा सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार जैसे कि लोगों के कल्चर को लेकर, कि हमारे पास जो हमारे सांस्कृतिक अधिकार है उसको हम बनाए रख सकते हैं। अगर हम इसी में जैसे ट्राइबल लोगों को देखें, आदिवासी लोग जो होते हैं, उनको क्या है, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो आदिवासी हैं तो नहीं, वो अपनी संस्कृति नहीं बना सकते हैं, उन्हें भी वो अधिकार है। जैसे कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार, कि जो उनकी मातृभाषा है संस्कृति को लेकर, उसमें वो शिक्षा पा सकते हैं।
अगर वो चाहते हैं तो शिक्षण संस्थाएं बनाना, कि उस चीज़ को लेकर जैसे अपनी संस्कृति में जो शिक्षा पाने चाहते हैं उसको लेकर वो शिक्षण संस्थाएं या धर्मशाला टाइप की कहते हैं ना कि बनवा सकते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में मदरसे होते हैं कि वो अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अपनी शिक्षा को आगे करने के लिए क्या करते हैं, मदरसे बनवाते हैं जिसमें बच्चों को उनके धर्म से रिलेटेड उनको बातें सिखाई जाती हैं। तो ऐसे ही हर धर्म को ये आज़ादी है कि अपने संस्कृति को लेकर वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। संस्कृति आधार पर फिल्में ना बनाना, कि व्यक्ति को क्या है, संस्कृति आधार पर फिल्में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं व्यक्तियों को चोट पहुंचती है, या फिर कह सकते हैं हम हर्ट तो होता ही है कि संस्कृति के आधार पर फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें उन्हें गलत तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि हमने पीके मूवी में भी देखा था कि पीके मूवी में क्या हुआ था कि शिवजी भगवान को किस तरीके से दिखाया गया था कि उनको टॉयलेट में बंद कर दिया, उनसे ज़बरदस्ती इस तरह से पूछा जा रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्कृति को लेकर कोई अगर ऐसे मूवीज़ बनाता है, पिक्चर्स बनाता है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि इससे लोगों को कहीं ना कहीं आहत पहुंचता है, कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम संस्कृति अधिकार पर मूवीज़ बना भी रहे हैं तो कल को किसी को ये ना लगे कि संस्कृति के आधार पर आपने अन्य लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। इस तरीके से ना करके उसको मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो उसको सही ढंग से अगर मतलब उससे लोगों को एक सीख मिले तो बनानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप संस्कृति को चोट पहुंचा रहे हो, उस संस्कृति अपनाने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचा रहे हो। तो आपको जो है ये अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। ये तीनों अधिकार जो है हमें मिलते हैं, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। इसके लिए क्या है, सरकार भी ध्यान रखती है हमारा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार और जिम्मेदारियाँ। जब हमें किसी चीज़ को लेकर हमें अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ हमें जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की शादी है तो शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो आपके बड़ों के पास क्या है, ये अधिकार है कि वो उनको अपने पैसे किस तरीके से खर्च करने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरीके से खर्च करने हैं। तो ये सारे उनके पास अधिकार हैं। अब अधिकार के साथ साथ उनके पास जिम्मेदारी भी आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है, कैसी लानी है, किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो अधिकार के साथ साथ उनके पास जिम्मेदारियाँ भी आ गई है। तो इसी तरीके से हमारे अधिकार क्या है, हमारी शक्ति है। अधिकार हमारी शक्ति है, यही हमारी पावर है। तो क्या है, अधिकार हमारे पावर है। अब जैसे हमें सरकार से कुछ काम कराना है किसी चीज़ को लेकर, तो ये अधिकार है, हम सरकार से मांग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है तो आपके पास अधिकार है, आप मांग कर सकते हैं सरकार से कि हमारे क्षेत्र में स्कूल बनवाइए। तो इसमें क्या है, आप अपने साथ साथ औरों के लिए भी बात कर रहे हो, वो तो है ही। अब आपके पास अधिकार है, ठीक है, अधिकार आ गया तो आपके पास जिम्मेदारी भी आती है। कैसे, अब आपने स्कूल के लिए मांग करी, ठीक है, वहाँ पे सरकार ने स्कूल बनवाया। अब स्कूल में जो बच्चे होंगे उनके पास भी जिम्मेदारी आती है कि उस स्कूल को सही से रखना, सही से बनाए रखना, उसमें अच्छे से डिसिप्लिन रखना, वो क्या है, स्कूल के बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। अब ये नहीं है कि सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी है या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है स्कूल की डिसिप्लिन को देखना, स्कूल की साफ़ सफाई को देखना, नहीं, वहाँ के बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल को डिसिप्लिन में रखें, साफ़ सफाई रखें। ऐसा ना हो कि क्लास में आए तो डेस्कों को तोड़ दिया, ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया, ऐसे नहीं, क्योंकि अब उनके पास ये अधिकार है कि उसमें वो पढ़ने का उन्हें अधिकार मिल रहा है। तो साथ में जिम्मेदारियाँ भी तो मिल रही हैं कि आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्लास में किस तरीके से सफाई रखनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने डिसिप्लिन बना के रखना है। तो अधिकार के साथ साथ क्या है, आपके पास जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। जैसे इसमें भी बोला है कि अधिकार हमें बाध्य करता है, यानी कि फोर्स करता है हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों की ही ना सोचें, कि ऐसा ना हो हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और सोसाइटी के बारे में ना सोचें। तो ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हो, मतलब जो हम सब के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि स्कूल जो है प्रिंसिपल और टीचर्स के ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए भी है कि क्यों उन्हें देखना है कि स्कूल कैसे मैनेज कर रहा है, किस तरीके से
साफ़ सफाई रखनी है, किस तरीके से रहना है। जैसे कि हम देखें ओजोन परत की हिफाजत करना, तो अब ओजोन परत की हिफाजत करना सरकार का ही काम नहीं है, व्यक्तियों का भी काम है कि उसका वो ध्यान रखें। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बिना किसी देख रेख के, कुछ देख ही नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे, सोचते हैं कि जो सरकार है वो ही करेगी, सरकार ही सोचेगी इसके बारे में। तो ऐसा नहीं करना, हमें खुद को भी देखना है, खुद के ऊपर भी जिम्मेदारियां लेनी है। जंगलों की कटाई पर रोक, हम इस चीज़ के लिए सरकार को ही नहीं कह सकते कि सरकार को ये करना चाहिए कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों के लिए उन्हें अभियान चलाने चाहिए। नहीं, सरकार तो ध्यान देगी, आपको भी ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना है कि आप पेड़ काटने के बारे में ना सोचकर लगाने के बारे में सोचें, कि पेड़ों को लगाएं। उनको ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ भी दिया, अगर लगा के छोड़ दोगे तो फिर वो बढ़ेगा कैसे, उसकी केयर करना, सब कुछ करना आपकी भी जिम्मेदारी है जितनी सरकार की होती है। पर्यावरण का ध्यान रखना, हमारे पास ये अधिकार तो है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण मिले, सरकार से हम इसकी मांग भी कर सकते हैं कि हमें अच्छे वातावरण में जीने का अधिकार है, तो आप पर्यावरण के लिए यहाँ पे पौधे लगवाइए, साफ़ सफाई रखिए, साफ़ सफाई करवाइए, उसके लिए हम मांग कर सकते हैं। अब इस चीज़ का अधिकार तो है हमारे पास, साथ ही हमारे पास जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर वहाँ पे सरकार उसको साफ़ करवा रही है, आपके आसपास के क्षेत्र को सफाई करवा रही है, वहाँ का ध्यान रख रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वहाँ गंदगी कम से कम करनी है। ऐसा नहीं है कुछ भी खाया और गेर दिया रैपर कहीं भी, नहीं, क्योंकि अधिकार के साथ साथ क्या है, आपके पास जिम्मेदारियाँ भी हैं कि आप भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार बनते हो कि आप अपने पर्यावरण को किस तरीके से रखते हैं। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, हम लोगों की भी है, आम जनता की भी है। अब सेकंड पॉइंट बोलता है कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं, मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, जो दूसरों के पास भी अधिकार होने चाहिए। कि क्या है, अब जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार आपके पास भी है। अब जैसे कि मेरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आपको किसी नेता का काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसका पुतला फूंक सकते हैं, तो आपके पास ये अधिकार है। तो ये अधिकार आपके पास है तो मेरे पास भी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्ति जता सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आप अच्छा भी बता सकते हैं, बुरा भी बता सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो अधिकार आपके पास है वो अधिकार मेरे पास भी है। और जैसे कि हम कहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, कि अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप भी मुझे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियाँ भी हैं, अधिकार दोनों हैं आपके पास। जब आपके पास इस चीज़ का अधिकार है कि आप लोगों को इज्जत दो या फिर आपको इज्जत मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले औरों से, तो आपके पास जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उस दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट दो। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद है टकराव की स्थिति में अपने अधिकार को संतुलित करना। अब जैसे कि मैंने हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें अगर किसी चीज़ को लेकर अच्छा लगता है तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बुरा लगता है तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम सेल्फी बहुत लेते हैं, फ़ोटोज़ लेने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा लोगों में रहता है, तो आप अलग अलग पाउट बना के फ़ोटोज़ खिंचवाते हो। तो ये क्या है, आपके पास अभिव्यक्ति का अधिकार है कि आपको जैसा लग रहा है कहीं भी जाके तो आप उस तरीके से फ़ोटो खींच सकते हैं। अब फ़ोटो खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी भी छीन सकते हैं फ़ोटो से। अब जैसे कि कोई व्यक्ति नहा रहा है और आप उसके नहाते वक्त ही फ़ोटो खींच लो और उसे डाल दो सोशल मीडियाज़ पर, तो ये क्या है, आप उसकी प्राइवेसी छीन रहे हो। तो ये क्या है, गलत है कि आपको दूसरों के अधिकार छीनने का कोई अधिकार भी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की प्राइवेसी छीन रहे हो, दूसरे के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, दूसरे के राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हो। तो इस चीज़ का भी आपके पास क्या है, अधिकार नहीं है। ठीक है, कि ये आपको बताता है कि आपको किस तरीके से अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों को भी देखना होगा, कि आपको अपने अधिकार को क्या है, बैलेंस करना होगा। ऐसे नहीं है कि आप अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के अधिकार को छीन सकते हो या उसके अधिकार में कुछ कटौती कर सकते हो। ये अधिकार आपके पास नहीं है, इसे कानूनी तौर पर देखा जाएगा अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर कटौती करनी भी है तो। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है
जिसमें कि बोला गया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में चौकस रहना चाहिए। नहीं समझ में आया? मतलब कि अगर मान लीजिए आपने कोई बहुत महंगी गाड़ी ली है तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी या आपकी? आपने ली है तो जाहिर सी बात है आपकी ही होगी। तो आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे, उसकी गाड़ी की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखोगे, गाड़ी में कोई स्क्रैच ना मार दे, कोई उसे गंदा ना कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान, इस चीज़ की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। तो जैसे इसी तरीके से आपके पास जो अधिकार मिले हैं, तो अगर उसमें सरकार कुछ कटौती करती है या उसे कम करने की कोशिश करती है आपके अधिकारों को, तो आपको उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि सरकार आपके अधिकारों को कहाँ और क्यों कटौती कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकारें क्या करती हैं, हमारे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती हैं, रोक लगाने की कोशिश करती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई टेररिस्ट घुस आया है, तो वहाँ की जनता की सेफ्टी के लिए सरकार क्या करेगी कि वहाँ पर या तो कर्फ्यू लगा देगी कुछ समय के लिए, या फिर लोगों को ये कहा जाएगा कि आप घर से बाहर ना निकले, अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा सेफ़ है। तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको आपके अधिकार के लिए कुछ देर के लिए आपके अधिकारों को रोका जा रहा है कि अगर वो किस लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। तो आपको भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो आपके अधिकारों की कटौती हो रही है तो सरकार क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, आपको वो रीज़न जानना चाहिए। तो इस चीज़ों के लिए आपको क्या है, जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि आपके अधिकारों में जो कटौती की जा रही है वो सही भी है या नहीं है। क्या पता सरकार अपने फ़ायदे के लिए आपके अधिकारों में कटौती कर रही है। तो आपको उन सब चीज़ों के लिए क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अपने अधिकारों को लेकर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।